तो अगेन हम क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, ठीक है। सो और क्वेश्चन करते हैं थोड़े। ये फिक्स्ड पुली है, इससे कि ट्रॉली कनेक्टेड है। इस ट्रॉली से एक मैन खड़ा हुआ है इस ट्रॉली के अंदर। इस मैन ने इस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, समझ में आया। मान लो मैन इस स्ट्रिंग को छोड़ दे तो क्या होगा बताओ। गिर जाएगा वो नीचे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर उसको गिरने से बचना है तो इस स्ट्रिंग को खींचना होगा, समझ में आया क्या। यस सर। क्योंकि स्ट्रिंग का एक एंड इसके हाथ में और दूसरा एंड इस ट्रॉली से कनेक्टेड है। तो अगर स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा तो ये स्ट्रिंग इस ट्रॉली पर ऊपर फोर्स लगाएगी यहाँ पर, समझ में आया। यस सर। यस। जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे क्वेश्चन में कोई समझाता नहीं है जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सब हमें खुद को सोचना होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि मैन कितना फोर्स लगाए कि ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब वो गिरे ना। इक्विलिब्रियम में रहे मतलब रेस्ट पर रहे, समझ में आया क्या। यस सर। ठीक है। तो क्या पूछा है इसमें, फाइंड फर्स्ट फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन स्ट्रिंग such that system is in equilibrium. सेकंड क्वेश्चन एक और, also find force exerted by man on trolley. ये कौन सा फोर्स है जो मैन ट्रॉली पे लगा रहा है। यहाँ पर मैन ट्रॉली पे भी तो खड़ा हुआ है, खड़ा है कि नहीं खड़ा। यस सर। यस सर। तो ट्रॉली पर वो कितना फोर्स लगा रहा है वो भी बताना है। कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो मैन और ट्रॉली के बीच में ये ट्रॉली है, ट्रॉली का मास ले लो 60 kg, ठीक है। ट्रॉली का कम ले लेते हैं मास, ट्रॉली का मास ले लो 20 kg और ये मैन है, मैन का मास ले लो 60 kg, समझ में आया। तो मैन ट्रॉली पर कितना फोर्स लगा रहा है वो भी बताना है। सो क्या तुम ट्राई करना चाहते हो या मैं बताऊं। वैसे ही टफ क्वेश्चन नहीं है, ट्राई कर रहे हो या फिर मैं करूं सोल्व। पता ही नहीं है करना है कि नहीं करना, चलो मैं ये बताता हूँ। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपको कुछ क्लू नहीं है कि क्या करना है तो क्लू ऐसे नहीं लग जाएगा कि क्या करना है। एफबीडी बनाया करो हमेशा। एफबीडी बनाने के बाद तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्या करना है, कैसे निकालना है, समझ में आया। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ दी एफबीडी, है समझ में। यस सर। यस सर। अब एफबीडी किसकी बनानी है, मैन की और ट्रॉली की, दो की बनानी है। अब एफबीडी बनाने के लिए पहले एनालाइज करो कि कौन कौन से फोर्स यहाँ पे लग रहे होंगे और क्यों लग रहे हैं। देखो अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है तो मैन को इस स्ट्रिंग को नीचे पुल करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा। मान लो एफ फोर्स इसको पुल कर रहा है, ठीक है।
तो ये फोर्स ही तो हमें निकालना है। अब यही फोर्स इस स्ट्रिंग में आ जाएगा और यही फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा ऐसे। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ। यस सर। अब स्ट्रिंग में हम Yes, इसको sir. टी बोल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें टी की आदत है। समझ में आया? पूरी स्ट्रिंग में Yes. टेंशन लग रही होगी, कितनी लग रही होगी? जितना मेन फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. मान लो मैन ने 20 न्यूटन से खींचा इस स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग में 20 न्यूटन की टेंशन आ जाएगी। वही 20 न्यूटन या ट्रॉली पे ऊपर लगेगा ऐसे। आया समझ में? Yes, sir. पुली पर भी बता सकते हाँ, थे, सर। पुली पर ये वही 20 न्यूटन ऐसे लगेगा। स्ट्रिंग किसी को नहीं छोड़ती है, सबको खींचती है स्ट्रिंग, सबको पुल करती है। समझ में आया क्या? देखो कहाँ कहाँ Yes, पुल sir. कर रही है, यहाँ पर इस मैन को पुल कर रही है, क्योंकि मैन स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है। समझ में आया? यहाँ पर इस पुली को पुल कर रही है नीचे की तरफ टी और टी से, और यहाँ पर ट्रॉली को पुल कर रही है। स्ट्रिंग का काम ही है पुल करना, जैसे स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी पुल करेगी। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, अब एफबीडी बना लो। ये एफ और टी दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। मैंने चाहो तो यहाँ एफ एफ लिख दो आप। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। सो अब अगर हम मेन की एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा मेन, इस पर ये टी ऊपर लग रहा है, ये स्ट्रिंग लगा रही है। वही फोर्स दिखाने हैं जो इस पर लग रहे हैं, जो ये लगा रहा है वो नहीं दिखाना, इसको नहीं दिखाना आपको, ये तो ये लगा रहा है। समझ में आया? Yes, sir. ये तो बाय मैन ऑन स्ट्रिंग, ये वो फोर्स है, और ये बाय स्ट्रिंग ऑन मैन। समझ में आया क्या? यस सर। सो एफबीडी में कौन से फोर्स दिखाते हैं हम? जो वो लगाता है या जो उस पे लगते हैं? जो लगते हैं। जो लगते हैं। तो मैन पर और कौन सा लग रहा होगा? सबसे पहले तो वेट तो लग ही रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट है क्या? तो इस पे हाँ, सर। वेट नीचे लग रहा होगा mg के इक्वल। mg मतलब 600, इसका मास 60 है। समझ में आया? Yes. बताओ Yes, sir. और भी कोई फोर्स रह गया है या क्लोज करें इसको? सर, एफबीडी ट्रॉली कंप्लीट का है? यस। क्या बाकी है? नॉर्मल। ये नॉर्मल बाकी है ना, जिसपे खड़ा है वो भी तो नॉर्मल लगा रहा है। स्ट्रिंग इसको ऊपर Yes. लगा रही है नॉर्मल, ये ट्रॉली के ऊपर खड़ा है तो ट्रॉली भी इसको ऊपर नॉर्मल लगा रही होगी ऐसे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, तीन sir. फोर्स लग रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम में है। तो क्या बोल सकता हूं मैं? टोटल अपवर्ड फोर्स T प्लस N इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स 600। बोलो समझ में आया? Yes, 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 sir. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब किसकी किसकी एफबीडी बनाएंगे? ट्रॉली की। ट्रॉली की एफबीडी बनाओगे, ठीक है। सो ट्रॉली पर कहाँ एक तो यहाँ स्ट्रिंग ऐसे टेंशन लगा दी थी। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। एक इसका mg नीचे लग रहा है 200। समझ में आया? इसका वेट नीचे लग रहा है ना वो। Yes, sir. Yes, sir. बताओ और क्या Yes, और क्या sir. बाकी? और क्या बाकी? सर नॉर्मल नीचे की तरफ। नॉर्मल जो ट्रॉली ने मेन पे लगाया वो मेन भी ट्रॉली पे लगाएगा, याद रखा करो ये सारी चीजें। तो ऐसे लगाएगा मेन ट्रॉली पे नीचे की तरफ। समझ में आया? Yes, sir. Yes. ऐसे एफबीडी बनाने की अगर तुम्हें प्रैक्टिस हो गई, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया बिना सोचे एफबीडी बनाने का, तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम सोल्व करने लग जाओगे। झिझकना नहीं है बिल्कुल भी, एफबीडी बनाने लग जाओ बस। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एफबीडी बनाओ सबसे पहले, आएगा समझ में धीरे धीरे। अब आने लग गया होगा तुम्हें समझ में। बोलो क्या लिखूं? N plus 200 इक्विलिब्रियम is में ना equal to ट्रॉली, plus 200 ट्रॉली is भी equal इक्विलिब्रियम to में, तो क्या लिखेंगे? टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो एन उधर ले जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? इसके नीचे लिख देता हूँ T माइनस एन इक्वल टू 200। ये इक्वेशन 2। समझ में आया? Yes, sir. दोनों को ऐड करेंगे तो n से n कैंसिल, तो 2t इज इक्वल टू आएगा 800, तो t इज इक्वल टू आएगा 400 न्यूटन। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया, क्योंकि t और f इक्वल है ना। Yes, sir. Yes, sir.
टी 400 आया तो एन कितना आ जाएगा, या 400 पुट करो तो एन, या फिर यहाँ पुट करो तो एन कितना आ जाएगा 200। समझ में आया, ये सेकंड का आंसर आ Yes. गया। ठीक है, Yes. लिखो Yes. लिखो। फिर एक और तरीका बता, देखो ये पूरा सिस्टम, ये सब हटा देता हूँ, इनकी जरूरत नहीं। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना। अब इस पुली को देखो, नीचे टी और टी, तो ऊपर यहाँ पे पुली पर ऊपर कितना लग रहा होगा, 2t। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इस पूरे सिस्टम को देखो, इस पूरे सिस्टम के वेट, इस पूरे सिस्टम का वेट क्या 2t के इक्वल होगा, क्योंकि रेस्ट पर है ना। तो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये देख के क्या लिख सकते हो आप, 2t इक्वल टू ट्रॉली का वेट प्लस किस किस का वेट, मैन ट्रॉली का का वेट प्लस मैन का वेट। ट्रॉली का कितना दिया था मैंने 6, मैन का कितना था 600 और ट्रॉली का कितना था 200। समझ में आया? तो t इज इक्वल टू कितना आएगा 800/2, 400 न्यूटन। आ गया ना वही आंसर? Yes. आया क्या समझ Yes, में? sir. तो टेंशन आ गया Yes, ये। sir. और अगर आप इसके ये वाली मेथड से कर रहे हो, अभी भी एक क्वेश्चन बाकी है, फोर्स कैसे निकालोगे, फिर किसी एक की एपीडी बनानी पड़ेगी, इसकी बना लो। समझ में आया? Yes, sir. नॉर्मल निकालने के लिए तो यहाँ टी की जगह 400 लिख दोगे तो डायरेक्ट एन आ जाएगा ना। 400, 600 में से 400 गया तो एन 200। Yes, समझ sir. में आया क्या? Yes. आया समझ में? Yes, sir. यस सर। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हो, मान लो कि ये तो अभी इक्विलिब्रियम में बोला मैंने, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में बोला मैंने। मान लो पूरा सिस्टम इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। समझ में आया क्या? तो बोलो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब ये 2t फोर्स बड़ा होगा कंपेयर टू इसका जो पूरा वेट लग रहा है नीचे उससे, तभी तो ऊपर Yes, जा रहा है। Yes, sir. ऐसे सोचो थोड़ा सा, तो क्या Very लिखोगे? fine. 2t माइनस w इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लिखोगे ना इस केस में। Yes, sir. तो 2t माइनस ये वेट कितना था 800, इस अभी तो 2t इक्वल टू 800 था तो t 400 आ गया था। समझ में आया क्या? क्योंकि रेस्ट पर था। अगर वो एक्सेलेरेशन से जा रहा है पूरा सिस्टम, समझ में आया? और फिर हमसे पूछा कि मैन कितना टेंशन लगा रहा है इस पर, कितना फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग पर, कि पुली के रिस्पेक्ट में ट्रॉली रेस्ट पर है, बट पुली और सिस्टम पूरा 2 से ऊपर जा रहा है। समझ में आया? Yes, sir. तो दोनों का मास कितना हुआ, एक का 60 था और एक का कितना था 20, ये था ना 80 इंटू 2। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कितना आएगा 800 प्लस 160 960, तो टी कितना आएगा 480 न्यूटन। समझ में आया उस केस में? ठीक है। और Yes, sir. अब ये नॉर्मल भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये जो मैन है ये भी तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैन पे टेंशन ऊपर लग रही है, इसका वेट 600 नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और ये 2 से ऊपर जा रहा है। तो क्या लिखोगे? t प्लस एन माइनस 600, एन 4 से t प्लस एन बड़ा है ना। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो 60 इंटू 2 ये लिखोगे ना। Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ही में 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो। Yes, sir. अरे पढ़ाई ऐसा नहीं कि जो मैंने कराया उतना ही आना चाहिए, कुछ भी पूछ लो, सब आना चाहिए ना तुम्हें। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सो टी कितना 480 प्लस एन माइनस 600 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो 480 माइनस 600 120 क्या उधर हो जाएगा तो 240। समझ में आया? Yes. Yes, sir. अरे ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, किधर भी कुछ भी रेस्ट पर है, तुम्हें सब में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर लेंगे। बोलो समझ में आ गया? कर लोगे? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। कुछ नहीं, एफबीडी बनानी है,
चाहे तो ऐसे बना लो या फिर दोनों की अलग अलग बना के उसमें भी एक्सेलेरेशन दे दो, अगर एक्सेलेरेशन है तो। समझ में आया? तुम्हें जैसे कर जमता है वैसे कर लो क्वेश्चन को, ठीक है। सो क्लास के बाद एक बार ट्राई करना उस दोनों तरीके से एक बार और। अच्छा, मैंने वो हटा दिया था, तुमने लिख लिया था ना यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था? यस सर। Yes, sir. ए को रिलीज कर दिया, तो ए किधर जाएगा बताओ? डाउनवर्ड। सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। हाँ, हाँ सर। तो बी किधर जाएगा? स्मूथ सरफेस एकदम, तब बी जाएगा राइट, राइट से। राइट राइट। बी राइट में जाएगा, है ना। ये मान लो ए बी से इधर जाएगा, ये ए से नीचे जाएगा, तो हमसे क्या पूछा? फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ए, एक्सेलेरेशन ऑफ बी एंड ये इनके बीच का नॉर्मल, ये वाला दोनों के बीच का नॉर्मल, ए और बी के बीच का नॉर्मल। आप पूरा लिख लेना, नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी। समझ में आया क्या? ओके सर। हाँ सो ट्राई करोगे? हाँ सर। यस। आया कॉन्फिडेंस? मतलब करो ट्राई। अगेन मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ए का एक्सेलेरेशन, बी का एक्सेलेरेशन और ये नॉर्मल, तीन वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। इक्वेशन कितनी Yes, होनी sir. चाहिए? यस। कितनी तीन। इक्वेशन? तीन होनी चाहिए। चलो बताओ कौन कौन सी मिलेगी तीनों? सर एक एफवीडी बनाकर निकालेंगे, और सर दूसरी वाली सर 37 डिग्री दिया उस नॉर्मल निकालेंगे, उसके बाद फिर सर बी का निकल जाएगा। हाँ, दो तो एफबीडी से मिल जाएगी तुम्हें। एक 5 kg की एफबीडी बनाओगे उससे मिल जाएगी, एक 10 kg की एफबीडी बनाओगे उससे मिल जाएगी, और एक और सर फिर एक और नॉर्मल के लिए सर 37 डिग्री वाला एंगल दिया हुआ है ना सर, तो फिर उससे निकालेंगे वो उससे ऊपर क्या लेकर। निकालोगे? अरे एक सर और मैंने मतलब उसको वेज एक्सटेंड कंस्ट्रेंट पढ़ाया था ना करके। तुम्हें, भूल गए? हाँ वेज सर वही कंस्ट्रेंट। सर। हाँ, उसको बोलो सर कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन निकाल लेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन से एक इक्वेशन याद है, इस ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट होती है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के कंपोनेंट इक्वल होंगे। यस सर वही। क्वेश्चन कराया था ना ऐसा, किसी एक का एक्सेलेरेशन दिया था, दूसरे का सर। निकाला था, तो इन दोनों के बीच के हाँ रिलेशन सर। निकल जाएगा ना एक तो, वेज कंस्ट्रेंट सर। वाली कंसेप्ट से। तीन इक्वेशन सोल्व करो, एफबीडी बनाओ, उसमें सारे नॉर्मल दिखाओ, सारे फोर्स दिखाओ। चलो देखो अभी तक, देखो सबसे पहले कंस्ट्रेंट वाला रिलेशन निकाल लो। ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलेरेशन सेम रहेगा ना। तो ए, एक्सेलेरेशन ऑफ ए नीचे की तरफ है, एक्सेलेरेशन ऑफ बी राइट की तरफ है। यस। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के कंपोनेंट निकालने होंगे हमें, उसके लिए हमें एंगल निकालना होगा, है ना। ये एंगल कितना है? 37। 37 डिग्री। तो ये 53 होगा, तो ये 37 होगा, होगा कि नहीं होगा? यस अब तो सबको ये सब इजी लगने लग गया होगा, ये सब निकालना प्रैक्टिस, ये तो यही बार बार यही तो करना है। ये कितना होगा? 53। समझ में आया? यस सर। तो कंपोनेंट लोगे तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है हमें दोनों का, है ना। कितना आएगा? cos 37 आएगा। यस और सर। बी का कितना आएगा? cos 53।
cos 37 कितना होता है 4/5, cos 53 3/5। समझ में आया? तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए कितना आया 3/4 इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ बी। समझ में आ गया? यस सर। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 2 इक्वेशन और निकाल ली। अब 2 इक्वेशन हम एफबीडी बना के निकालेंगे, 5 kg की और 10 kg। ठीक है, 5 kg के अगर आप एफबीडी बनाते हो तो चाहो तो आप इसको पॉइंट मास बना के भी बना सकते हो। समझ में आया क्या? यस सर। या फिर ऐसे पूरा ड्रॉ करके बना सकते हो। तो 5 kg पर एक तो वेट लग रहा है इसका नीचे की तरफ 50 न्यूटन, है ना। एक यहां से ऐसे नॉर्मल लग रहा है। समझ में आया क्या? चलो पॉइंट मास बना के बनाते हैं, इतना बड़ा क्यों बनाना, पॉइंट मास बना के बनाते हैं, तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। वैसे भी हम क्या पार्टिकल डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। यस। तो इस पर 50 न्यूटन तो ऐसे लग रहा है नीचे। एक ये वाला नॉर्मल जो इस पे ऐसे लग रहा है, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ ना। समझ में आया? यस सर। ठीक है, क्या और भी कोई फोर्स लग रहा है? और भी कोई फोर्स लग रहा है क्या? नो। इधर भी तो कांटेक्ट हो रहा है, इधर भी लग रहा होगा ना ऐसे। हाँ, नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा ना एक। तो दिखा देते हैं इसको, दिखाने में क्या जा रहा है। हालांकि इसका कोई काम नहीं पड़ेगा, बट दिखा दो, कुछ भी छोड़ा मत करो। N1 समझ में आया क्या? यस सर। ये Yes, 5 kg sir. पे ऐसे लग रहा है ना इधर, इसलिए मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया। ठीक है, और ये जा किधर रहा है नीचे की तरफ। तो मुझे एक्स एक्सिस में जो भी फोर्स लग रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम में बॉडी जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा होगा। इधर कौन सा लग रहा है, इस एन का इधर एक कंपोनेंट आएगा ना। समझ में आया? यस सर। अब 10 kg की एफडी बनाते हैं। 10 kg को भी पार्टिकल मास मान लो, पॉइंट मास। तो सबसे पहले तो वेट दिखा दो इसका 100 न्यूटन। जो नॉर्मल ये लग रहा है, ये 10 kg ने 5 kg पे लगाया है, वही 5 kg 10 kg पे उसी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगाएगा। समझ में आया? यस सर। क्या ये फोर्स लग रहा है और भी कोई लग रहा है? एक ग्राउंड भी तो लगा रहा होगा इस पे नॉर्मल। किधर लगाएगा, ऊपर? यस इसको मैं बोल देता हूँ एंड। और ये जा किधर रहा है? राइट। तो राइट में जा रहा है, तो हमें वाई एक्सिस में जो फोर्स लग रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। समझ में आया? यस सर। क्योंकि वाई एक्सिस में बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हमें कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, तो एंगल निकालना पड़ेगा। अब देखो ये जो नॉर्मल इस पर लग रहा है, ये वाला, इसका मुझे ये एंगल निकालना है। सोचो कैसे निकालेंगे। यहां से निकाल लो, जैसे जैसे ये 53, ये नॉर्मल ऐसे लग रहा है ना। यस सर। ये 37, तो ये भी तो 37 होगा। समझ में आया क्या? यस सर। तो ये एंगल कितना आया? डाउट तो नहीं किसी को एंगल में? नो। ठीक है, सो इसका कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट ये आएगा एक n cos 37 और एक क्या आएगा n sin 37। n sin 37 तो n1 के इक्वल होगा। अगर आपको n1 निकालना है ना, तो वो इसके इक्वल कर दो, तो n1 निकल जाएगा। समझ में आया? यस सर। क्योंकि इक्विलिब्रियम में, बट वाई एक्सिस में ये नीचे जा रहा है 5 kg का ब्लॉक। सबने सोचा था इतना तक, ये सब आना चाहिए ना। अब तो ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं।
तो 50 बड़ा है या ये बड़ा, क्या बड़ा है बताओ? 50 50 बड़ा है। तो क्या लिखेंगे? 50 माइनस n cos 37 कितना है? 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। समझ में आया? यस सर। अब ये इधर इस तरफ जा रहा है ना, तो ये वाला एंगल निकालो और इधर कंपोनेंट लो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? 53 होगा ना एंगल। यस समझ में आया? ये एंगल 53, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा n cos 53 और एक कंपोनेंट इधर आएगा n sin 53। समझ में आया? उसकी अभी जरूरत नहीं है, बट अगर n2 निकालना होता तो उसकी भी जरूरत होती है। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. तो अब x एक्सिस में तो ये अकेला ही लग रहा है फोर्स, Yes. और ये जा भी इधर ही रहा है, तो दिस फोर्स, ये F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो करना है। नेट फोर्स कितना है? n cos 53 इज इक्वल टू मास कितना है? 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? AB। आया समझ में? ये इक्वेशन 3। अब इन तीन को इक्वेशन को सोल्व करना है और तीनों चीज निकालनी है हमें। सबसे सिंपल तरीका यही है जो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ से AB की वैल्यू निकालो, यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ A की वैल्यू निकालो, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो n की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? यस सर। और n की वैल्यू आ गई तो इसमें पुट कर दो, दोनों के एक्सेलरेशन आ जाएंगे। आया समझ में? यस सर। n आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, तो आप ये n1 n2 भी निकाल सकते हो। n2 क्या होगा? 100 प्लस ये n का ये वाला कंपोनेंट n sin 53। समझ में आया? यस सर। और n1 क्या होगा? n sin 37। सो एवरीडी बनाते ही क्वेश्चन क्लियर हो जाता है एकदम, चाहे आपको स्टार्टिंग में कम समझ में आ रहा होगा, बट एवरीडी बनाते ही समझ में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? यस। हाँ, सो एवरीडी में हमें सोचना है, बस एवरीडी में सोचना है कि किधर फोर्स लग रहे हैं और किधर जा रहा है। तो और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला लगाना है बस। समझ में आया? यस। जहाँ कांटेक्ट हो रहा है वहां नॉर्मल लगा दो, वेट तो सब में लगता है। आया समझ में? लिखो उसके। लिखो वेइंग मशीन प्रॉब्लम्स। ओके, सो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं पहले। वेइंग मशीन पे जब भी हम वेट मेजर करते हैं, जनरली क्या बोलते हैं? वेइंग मशीन मतलब वेट मेजर करती है ना? तो यस उसमें जो रीडिंग आती है वो किस में आती है? जैसे मैंने मेरा वेट मेजर किया तो 65 दिख रहा है उसमें, तो मैं मेरे वेट को क्या 65 kg बोलूं? क्या बोलूं उसको? kg तो मास की यूनिट होती है सर केजी तो मास है सर, पर उसके अंदर ग्रेविटेशन ऐड होगा क्योंकि हम लोग ग्रेविटी पे हैं। एड मतलब थोड़ी ना। और अगर आप ऐड नहीं 65 मतलब न्यूटन बोल दोगे मल्टीप्लाई तो ये तो बहुत कम हो गया। 65 न्यूटन तो 6.5 kg का वेट होता है, न्यूटन में नहीं होता है वो। समझ में आया क्या? सर आप केजी उसको वेट। देख के मास भी बता सकते हो, वेट भी बता सकते हो। अगर आप मास बोलोगे तो 65 kg बोलोगे वेइंग मशीन से, है ना? और अगर वेट बोलोगे तो 65 kgf बोलोगे। समझ में आया क्या? kgf पता है ना क्या होता है? Yes, sir. किलोग्राम यस फोर्स। सर। 1 kgf is the weight of 1 kilogram body. 65 kgf is the weight of 65 kilogram body. समझ में आया? सो वेइंग Yes, मशीन sir. आपको वेट बताती है, मास नहीं बताती। मास क्यों नहीं बताती है? क्योंकि सोचो, उस वेइंग मशीन को आप किसी दूसरे प्लैनेट पर ले जाओ, तो दूसरे प्लैनेट पे मास तो हर जगह सेम रहता है कि नहीं रहता? हाँ, यस सर। यस सर। बट वहां पे रीडिंग चेंज हो जाएगी दूसरे प्लैनेट पे। क्यों? क्योंकि वेइंग मशीन कैसे काम करती है? वेइंग मशीन के अंदर स्प्रिंग लगी होती है, उस स्प्रिंग को हम हमारे वेट की वजह से कंप्रेस करते हैं जब भी हम खड़े होते हैं उस पे। ठीक है, जैसे मैंने ब्लॉक रख दिया,
तो ये ब्लॉक का जो भी वेट होगा उस वेट की वजह से इसकी स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा वेइंग मशीन की। समझ में आया? और जितनी स्प्रिंग कंप्रेस होगी उस हिसाब से रीडिंग आ जाएगी। अब इसको दूसरे प्लैनेट पे ले जाओगे तो हो सकता है वहां पे ग्रेविटी कम हो, तो ये कम कंप्रेस करे तो रीडिंग भी कम आएगी, बट मास तो वही है रहना चाहिए ना। तो दूसरे प्लैनेट में क्या हाँ कम हो सर, जाता है, क्या चेंज हो जाता है? वेट चेंज होता है, मास कभी ग्रेविटी। चेंज नहीं होता। हाँ, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी प्लैनेट टू प्लैनेट या प्लेसेस टू प्लेसेस चेंज होती है, तो वेट भी चेंज होता है, बट मास सेम रहता है। समझ में आया? ठीक है। यस एक और चीज, अगर मान लो मैं नीचे से इसको फ्री फॉल करा दूं, अब कितनी रीडिंग आएगी अगर ये फ्री फॉल हो रहे हैं दोनों? हाँ मतलब अगर इसको मैंने फ्री फॉल करवा रखा है, मतलब किसी बिल्डिंग से थ्रो कर दिया, नीचे हाँ जा रहे सर, हैं दोनों, फ्री फॉल नहीं पता क्या? नीचे जा रहे हाँ हैं सर दोनों। पता है ना। हाँ, तो अब कितनी रीडिंग आएगी इसमें? जीरो सर जीरो आएगी वेइंग मशीन में। 0 आएगी। हाँ समझ में सर। आया? क्योंकि ये स्प्रिंग कंप्रेस नहीं करेगा इसकी, तो रीडिंग भी नहीं आएगी। समझ में आया? यस सर। तो कुल मिला के वेइंग मशीन इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल है उसको मेजर करती है। किसको मेजर करती है? नॉर्मल को। इस ब्लॉक और वेइंग मशीन के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल मतलब कांटेक्ट फोर्स, उसी को मेजर करती है। उसी की फोर्स की वजह से तो स्प्रिंग कंप्रेस होती है। समझ में आया? नॉर्मल की वजह से। यस हाँ सर। हाँ। अब वो नॉर्मल तो चेंज हो सकता है, इसलिए रीडिंग भी चेंज हो सकती है। समझ में आया क्या? आया समझ में? सो वेइंग मशीन क्या रीड करती है? वेइंग मशीन क्या रीड करती है? मास इनटू ग्रेविटी। ये एम मास इनटू ग्रेविटी रीड नहीं करती है। ये एम मास पर एक तो फोर्स लग रहा है mg, ये रेस्ट पर है मान लो भी। समझ में आया? और एक लग रहा है नॉर्मल हाँ ऊपर। सर। तो ये नॉर्मल किसने लगाया? वेइंग मशीन ने। तो वेइंग मशीन ने जितना नॉर्मल लगाया ना वही रीडिंग आएगी। समझ में आया? ओके सर। अगर दोनों फ्री फॉल हो रहे हैं तो वेइंग मशीन कोई नॉर्मल लगा ही नहीं पाएगी उस पर, तो रीडिंग भी 0 आएगी। आया क्या समझ में? Yes, sir. तो रीडिंग भी 0 आएगी। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इट ऑलवेज read the normal reaction, या फिर it always measures, क्या मेजर करती है? force exerted by the object। ऑब्जेक्ट कौन सा फोर्स लगा रहा है इस पे? नॉर्मली तो लगा रहा है ऑन द सरफेस ऑफ मशीन। समझ में आया? यस सर। जैसे केस फर्स्ट हम देखते हैं कि एक वेइंग मशीन है जिस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ना? दोनों रेस्ट पर हैं, एक्सेलेरेशन 0 है। इट मींस या तो रेस्ट पर है और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आया? दोनों Yes, केस sir. में एक्सेलेरेशन 0 आएगा। ठीक है। तो जैसे मान लो ये ब्लॉक रेस्ट पर है, तो अगर मैं ब्लॉक की एफवीडी बनाऊं तो ब्लॉक पर mg नीचे लग रहा है और एक नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा। नॉर्मल किसने लगाया? वेइंग मशीन ने। समझ में आया? Yes, sir. तो अभी रेस्ट, अगर या तो ये रेस्ट पर होंगे या फिर ये ऊपर या नीचे कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जा रहा है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब भी फोर्स बैलेंस है, मतलब नॉर्मल mg के इक्वल है। समझ में आया? Yes. आया समझ में? सो ये जो नॉर्मल की जो mg के इक्वल अभी रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग, यही तो रीडिंग वेइंग मशीन बताती है। इट इज ए रीडिंग इन द वेइंग मशीन। समझ में आया?
Yes. Yes, sir. है ना, मेजर्ड बाय वेइंग मशीन। सो अभी तो ये एक्चुअल, आपका एक्चुअल वेट कितना mg तो है, ये एक्चुअल वेट है, समझ में आया। जैसे मेरा 65 kgf है, तो अभी इतना ही बताएगा इस केस में, तो रीडिंग भी, मशीन की रीडिंग भी उतनी बताएगी। आया समझ में? अगर आप रेस्ट पर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो, समझ में आया। Yes. Yes, sir. केस 2 देखो, अगर मान लो लिफ्ट, इसको हम लिफ्ट में रख दें और लिफ्ट ऊपर जा रही है, समझ में आया। ये लिफ्ट में रख दिया, इस पे एक ब्लॉक जिसका वेट हम मेजर कर रहे हैं, या आप खुद ही खड़े हो, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही मान लो एक एक्सेलरेशन से। तो अगर आप इस ब्लॉक की एवरीडी बनाओगे तो ब्लॉक भी लिफ्ट के साथ एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ब्लॉक पे फोर्स तो अभी भी वो दोनों ही लग रहे हैं, mg नीचे और नॉर्मल ऊपर, बट इस बार नॉर्मल और mg इक्वल है क्या? Normal. इक्वल होते तो वो उसमें एक्सेलरेशन आता क्या ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ज्यादा, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है नीचे वाले से, तभी तो ऊपर एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या लिखेंगे हम, क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पर? n माइनस, बोलते नहीं हो एक तो तुम, n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ये बनेगी ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? Yes, sir. तो n Yes, इज इक्वल टू नॉर्मल कितना हो गया इस बार? इतना नॉर्मल वेइंग मशीन ने लगाया mg प्लस ma के इक्वल। तो अब रीडिंग भी मुझे बताओ, एक्चुअल वेट के बराबर दिखाएगी या ज्यादा बताएगी रीडिंग? ज्यादा. ज्यादा बता रहा है ना अब रीडिंग, समझ में आया? Yes, sir. तो इस, ये जो रीडिंग आ रही है इसको हम एपरेंट वेट बोलेंगे, ये हमारा एक्चुअल वेट थोड़ा ना है। समझ में आया? एक्चुअल वेट तो mg है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये तो रीडिंग बता रही है क्योंकि हमने स्प्रिंग को ज्यादा कंप्रेस किया अभी। क्यों किया? क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, तो वेइंग मशीन भी लिफ्ट के साथ ऊपर जा रही है, और अर्थ तो हमें नीचे खींच रही है। समझ में आया क्या? तो हमारे नीचे ऐसी कोई चीज रख दो जो ऊपर जाना चाहती है, तो हम तो उसको नीचे दबा रहे हैं ना, तो हम तो और ज्यादा कंप्रेस करेंगे और ज्यादा नॉर्मल लगाएंगे। समझ में आया? तो रीडिंग ज्यादा आएगी। आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ यार, लिखो फिर नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। और अगर वेइंग मशीन को लिफ्ट में रख दिया और लिफ्ट अगर नीचे जा रही है तो विद सम एक्सेलरेशन, तो रीडिंग ज्यादा आएगी या कम आएगी? Come on. कम आएगी। ये यहाँ पर एम मास की एवरीडी बनाओ। अब ये नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा। नीचे कौन सा फोर्स था? mg, और ऊपर इस पे लग रहा था नॉर्मल। नीचे एक्सेलरेशन से जा रहा है ना ये। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता तो mg और नॉर्मल इक्वल होते, बट ये एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, मतलब ये फोर्स ज्यादा होगा तभी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन है इसका। समझ में आया? Yes. तो mg माइनस एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ma। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा? mg माइनस ma। तो यहाँ पर एपरेंट वेट कम हो गया एक्चुअल वेट से भी। समझ में आया? आपने फील भी किया होगा जब लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हैं, लिफ्ट सडनली ऊपर जाती है तो हमें हैवी फील होता है, जब सडनली नीचे जाती है तो लाइटर फील होता है कि नहीं होता? हाँ, समझ में आया? Yes, sir. सो वही रीडिंग Yes, भी, sir. वेइंग मशीन भी वही कम चेंज होके बताएगी रीडिंग, एक्चुअल वेट नहीं बताएगी हमेशा। वेइंग मशीन को थोड़ा ना पता आप ग्राउंड पे खड़े हो या कहाँ पे, वो तो ये थोड़ा ना सोचेगी लिफ्ट में खड़े हो या ग्राउंड पे खड़े हो, मैं तो एक्चुअल वेट ही बताऊंगी। वो तो मशीन है। समझ में आया? तो नॉर्मल रिएक्शन बताएगी बस। आया समझ में? Yes, sir.
कहीं से आवाज आ रही है? म्यूट हो जाओ। अगर मान लो लिफ्ट की केबल ब्रेक हो जाए और ये फ्री फॉल हो जाए तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? हर्षवर्धन म्यूट हो जाओ। म्यूट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। सो अगर एक्सेलेरेशन इक्वल टू जी हो जाए, फ्री फॉल हो जाए, तो यहाँ पर एम जी माइनस एम जी, उस केस में ए इक्वल टू जी है तो एन इक्वल टू क्या होगा? एम जी माइनस एम जी। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी ना? समझ में आया? यस सर। यस एपरेंट वेट आपका जीरो हो जाएगा। लिखो, ठीक है। जब भी पूछा जाए आपसे कि इस मैन का वेट बताओ, एपरेंट वेट बताओ लिफ्ट के अंदर, तो आपको क्या निकालना है? आपको नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल इज द एपरेंट वेट, जो वेइंग मशीन शो करती है वो एपरेंट वेट होता है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. आपसे पूछा जाता है कब एपरेंट वेट कम हो जाएगा, कब ज्यादा हो जाएगा, तो बता पाओगे? क्या हुआ, नहीं बता पाओगे? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक लिखो, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, सबने स्प्रिंग देखी होगी, देखिए कि नहीं देखी है? यस सर। जनरली अगर हम स्प्रिंग को खुला छोड़ दें तो उसकी एक परमानेंट लेंथ होती है जिस पर वो आ जाती है ना, उसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। ये स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ पे। नेचुरल लेंथ मतलब ऐसी लेंथ जिस पर इसके अंदर कोई फोर्स नहीं है। अभी ये कोई इसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। समझ में आया क्या? ना तो ये ब्लॉक पे कोई फोर्स लगा रही है, आया समझ में? अगर मैं ब्लॉक को इधर खींचूं या इधर कंप्रेस करूं या एलोंगेट करूं तो फिर इसके अंदर फोर्स आ जाएगा। अगर मैं ब्लॉक को इधर ले आऊं, दूर ले आऊं, ऐसे खींच के इस तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स लगा के ब्लॉक को फिर वापस इधर लाएगी। समझ में आया? अगर मैं ब्लॉक को कंप्रेस कर दूं, इधर यहाँ तक ले आऊं, तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगा के ब्लॉक को इधर लाएगी। हमेशा किधर लाएगी ब्लॉक? स्प्रिंग ब्लॉक को इसकी ये वाली पोजीशन जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ। समझ में आया? शॉर्ट में लिखा मैंने, क्या बोलते हैं? आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. यस यस सर। ठीक है। सो इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। अब मान लो मैंने इसको इलोंगेट किया यहां से x डिस्टेंस से, तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और बताओ किस तरफ आएगा, राइट या लेफ्ट? किस तरफ आएगा इस स्प्रिंग में फोर्स? राइट में आएगा या लेफ्ट में? राइट। लेफ्ट में आएगा ना। राइट। ये अगर मान लो मैंने इसको छोड़ दिया तो स्प्रिंग इसको वापस इधर ले जाएगी, मतलब लेफ्ट में आएगा इसमें फोर्स। एफएसपी मतलब स्प्रिंग फोर्स। अगर आपको इसको यहीं पकड़ के रखना है तो आपको भी इस फोर्स के इक्वल इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने इसको छोड़ा स्प्रिंग उसको ले जाएगी उधर। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये स्प्रिंग फोर्स होता है। ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एलोंगेशन के या कंप्रेशन के। व्हाट इज एक्स? कि आपने कितना एलोंगेट किया या कंप्रेस किया। समझ में आया क्या? जैसे जैसे आप ये एक्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये फोर्स, ये वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। समझ में आया क्या? आपने फील भी क्या होगा? स्प्रिंग को आप जैसे जितना ज्यादा एलोंगेट करोगे उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है एलोंगेट करने के लिए, तो कंप्रेस करने के लिए लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ, आया समझ में?
Yes, sir. क्योंकि स्प्रिंग उतना ही ज्यादा अपोज करती है, उतना ही ज्यादा अंदर की तरफ फोर्स लगाती है, जितना आप एलोंगेट करोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगी, इसलिए दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. What is x? What is x? X is elongation or compression in spring. समझ में आया? कहाँ से Yes. मेजर करते हैं इसको? मेजर्ड फ्रॉम जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती है वहां से, क्योंकि नेचुरल लेंथ पर x 0 हो जाएगा, नेचुरल लेंथ पर x 0 हो जाएगा, फोर्स भी 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes. प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट k, और यहाँ पे माइनस भी लगा रहा हूं मैं। माइनस का क्या मीनिंग है? देखो देखो मैंने एलोंगेट किया इस डायरेक्शन में, फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया क्या? Yes, sir. या फिर आप कंप्रेस करो इस डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट ही लगेगा, मतलब जो भी आप करोगे उसके। तो एक्स की डायरेक्शन के हमेशा, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। समझ में आया क्या? हाँ? Yes, sir. जिस तरफ ब्लॉक को, स्प्रिंग को खींचेंगे उसके अपोजिट स्प्रिंग फोर्स लगेगा। इस ये माइनस साइन का यहाँ पे यही मीनिंग है। समझ में आया क्या? और अगर Yes, सिर्फ sir. मैग्नीट्यूड की बात करें हम, तो मैग्नीट्यूड होगा के एक्स के इक्वल, फिर माइनस हटा दो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो आया समझ में? Yes, एंड sir. व्हाट इज के? के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। ये हर स्प्रिंग का होता है, अलग अलग होता है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इससे आपको पता लग जाएगा के ज्यादा है तो स्प्रिंग टाइट है, के कम है तो स्प्रिंग इतनी टाइट नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा के होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगेगा, या उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, सो के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आया? लिखो यहाँ तक, फिर एक Yes. दो क्वेश्चन करते हैं। सर के माइनस में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना। के माइनस में नहीं है, के तो कांस्टेंट है, ये हमेशा प्लस में ही होगा। समझ में आया? हाँ हाँ, मतलब वो पूरा फोर्स माइनस तो ये शो कर रहा है कि ये फोर्स, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन जो आपने एलोंगेशन किया है उसके अपोजिट है। Yes. समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. ओके ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो स्प्रिंग है, अभी इस पे कोई मास हैंग नहीं किया है, तो ये इसकी नेचुरल लेंथ में होगा, सिंपल सी बात है ना? Yes, sir. हाँ, हमने स्प्रिंग का मास 0 अज्यूम किया, मतलब स्प्रिंग में कोई मास नहीं है, मासलेस है। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें मास हैंग कर दूं तो थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, एलोंगेट हो जाएगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. मान लो मैंने इसमें 2 kg का मास एलोंगेट किया, ठीक है, और के है 50 न्यूटन पर मीटर। तो मुझसे पूछा फाइंड इलोंगेशन, बताओ कितना इलोंगेशन आएगा? कितना आ चुका है इसमें? ये अभी इक्विलिब्रियम में, ये किसमें है? अभी इक्विलिब्रियम में एलोंगेट हो चुकी है स्ट्रिंग, अभी इक्विलिब्रियम में। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. जैसे इधर देखो, इधर देखो, अगर मान लो मैं इसको पकड़ के रखूं, जितना स्प्रिंग फोर्स लगा रही उतना ही मैं फोर्स लगा के रखूं। समझ में आया क्या? तो ये ब्लॉक भी किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में ही तो रहेगा। समझ में आया? Yes, sir. आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैंने इसको, इस फोर्स को हटाया, फिर ये इस पे सिर्फ ये अकेला ही बचेगा फोर्स, फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, फिर ये चलने लग जाएगा। समझ में आया? Yes. Yes, sir. तो अभी ये इक्विलिब्रियम में, बताओ कौन से फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम में? सोल्व करो। 1, आवाज आ रही मेरी? Yes.
आ गया आंसर? Yes, sir. कितना आंसर आया? 0.4. ओके, चेक करते हैं। देखो एफवीडी बनाओ ना, सबसे सिंपल काम है एकदम। इस पर नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन, है ना? ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग ऊपर लगाएगी ना, इसको नेचुरल लेंथ की तरफ लगाती है हमेशा। सो एफएसपी स्प्रिंग फोर्स, और इक्विलिब्रियम में तो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि रेस्ट पर है ना। समझ में आया? Yes. जैसे स्प्रिंग होती तो आप क्या लिखते? T इक्वल टू 20। यहाँ पे क्या लिखोगे? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 20। आपसे पूछा जाए स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, तो आंसर है 20 न्यूटन। समझ में आया? बट हमसे पूछा एलोंगेशन, तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है kx इज इक्वल टू 20। अब यहाँ माइनस kx नहीं लिखना है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहे हैं ना हम दोनों का। समझ में आया? Yes, sir. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20/k, 20/50, मतलब 0.4 मीटर। आया सोच में? हाँ, Yes, sir. यस एक और क्वेश्चन करते हैं। सर माइनस के एक्स नहीं आएगा क्या? अरे वही तो बोला मैंने, यहाँ पर माइनस kx लिखने का लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक है क्या? हम क्या इक्वल कर रहे हैं यहाँ पर? स्प्रिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड को इसके मैग्नीट्यूड से इक्वल कर रहे हैं ना, तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा प्लस ही होता है ना। Yes. हाँ, ओके सर। अरे ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उतना नीचे लग रहा है, ये बात लिखी है मैंने यहाँ पे। नीचे 20 लग रहा है तो ऊपर भी कितना लगेगा? 20। तो 20 इक्वल टू 20 तो लिखेंगे। समझ में आया? हाँ सर। इस स्प्रिंग में क्या हो रहा है? कंप्रेशन या एलोंगेशन? ये इक्विलिब्रियम में अभी क्या निकालना है बताओ? इसमें कंप्रेशन। कंप्रेशन है। हाँ, तो निकालो फाइंड कंप्रेशन। कंप्रेशन। हाँ सर। देखो अगर ये ब्लॉक को हटा दे तो स्प्रिंग ऊपर चली जाएगी अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ, मतलब स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा? इस ब्लॉक पर, ऐसे ऊपर लग रहा होगा, है ना? Yes, sir. इक्विलिब्रियम में क्यों? यस सर। इक्विलिब्रियम में इसका वेट का कंपोनेंट नीचे लग रहा होगा, 5 kg है, तो एम का कंपोनेंट इधर कितना आता है? mg sin थीटा या mg cos थीटा? अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इधर कितना? हाँ, तो mg कितना है? 50 sin 37 इक्वल टू ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा kx। समझ में आया क्या? Yes. तो Yes. kx इज इक्वल टू 50 sin 37। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है, फिर से मैं बता देता हूँ, कि x की डायरेक्शन और स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट है एक दूसरे से। बस ये मीनिंग है माइनस साइन का। समझ में आया? यस सर। अरे एक आई कैप में होगा तो दूसरा माइनस आई कैप में होगा। समझ में आया? एक जे कैप में होगा तो दूसरा, अगर एलोंगेशन आप आई कैप में करोगे तो फोर्स लगेगा माइनस आई कैप की तरफ। समझ में आया? यस सर। यहाँ तो हम फोर्स बैलेंस कर रहे हैं ना, तो फोर्स में तो प्लस में ही लिखेंगे ना सारी चीजें। आया समझ में? सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 इंटू साइन 37, मतलब 3/5 अपॉन k कितना है? 10। ठीक है, सो ये 10 टाइम्स 30/10, 3 आएगा ना आंसर। 0.4 कहाँ से आ रहा है? तुमने k कितना लिया? सर k के को 10 10 दिया था। हाँ, ये आया हाँ आंसर। सर। लिख लो।